हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। आज हम देखेंगे खास करके करंट अफेयर्स में कि नीतीश कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें किन किन मंत्रियों को क्या क्या पद और क्या क्या विभाग सौंपा गया है। तो आइए एक नज़र डालते हैं बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन 2020 पे। तो ये 3 चरणों में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में इसे संपन्न कराया गया था, जिसमें पहला फेज 28 अक्टूबर को 71 सीट के लिए था, दूसरा फेज 3 नवंबर को 94 सीट के लिए और सबसे लास्ट यानी कि तृतीय चरण हुआ था 7 नवंबर को 78 सीट के लिए। और 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, जिसमें कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली। तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने लगा तो पहले सिर्फ 14 मंत्री थे और आज के डेट में 17 मंत्री और नए हुए हैं। तो पहले हम चलते हैं कि 14 मंत्री जो थे उनका क्या क्या नाम है और उनको कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जो कि माननीय मुख्यमंत्री हो गए, इन पे कौन कौन सा विभाग है। तो सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन। उसके बाद इस बार के चुनाव में दो डिप्टी सीएम रखे गए हैं। एक है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो कि वित्त, वाणिज्यकर, नगर विकास एवं आवास विभाग इनके पास है। दूसरी है रेणु देवी, ये भी डिप्टी सीएम हैं। इनके अंडर में है आपदा प्रबंधन, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। उसके बाद है विजय कुमार चौधरी जी, ये शिक्षा मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। फिर हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री, योजना एवं विकास। फिर अशोक चौधरी जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे, भवन निर्माण, इनको इस बार का विभाग सौंपा गया है। नेक्स्ट हैं शीला कुमारी, इनको ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन मंत्रालय सौंप दिया गया है। फिर है मंगल पांडे, ये पहले भी हेल्थ मिनिस्टर थे, अभी भी हेल्थ मिनिस्टर हैं। मुकेश सहनी, इनको पशु एवं मत्स्य विभाग दिया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह, इनको कृषि यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया है। डॉक्टर रामप्रीत पासवान, ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय इनके अधीन है। जीवेश कुमार, ये श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में है। रामसूरत कुमार, इनको राजस्व एवं भूमि सुधार का विभाग दिया गया है। फिर संतोष कुमार सुमन, इनको लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। तो ये पहले से ही मंत्रिमंडल में थे और आज के डेट में जो 17 नए मंत्री बने हैं उनको पदभार और शपथ ग्रहण करवाए हैं हमारे बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी। तो जो आज के मंत्रिमंडल में 17 मंत्री बने हुए हैं और अपना पदभार ग्रहण किए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, वो कौन कौन है और उनको क्या क्या विभाग मिला है, आइए देखते हैं। तो 17 मिनिस्टर आज चुने गए हैं, जिसमें से 8 हैं जदयू के और 9 हैं भाजपा के। जदयू इस बार बहुत ही कम यानी कि 43 सीट लेकर के आई थी और बीजेपी ये 74 सीट लेकर के आई है। और बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट हैं, जिनमें जीतने के लिए आपको 122 होना जरूरी है। तो अगर आपके पास 122 सीट आ जाता है तो आप जीत जाते हैं। तो देखिए जदयू में कौन कौन है। ये लेसी सिंह हैं, जिनको कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सुमीत सिंह, ये हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मिला है इनको। संजय कुमार झा, इनको मिला है जल संसाधन, सूचना एवं विधि यानी कि वाटर रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन एंड लॉ। फिर है श्रवण कुमार जी, इनको मिला है ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट। मदन सहनी जी हैं, इनको समाज कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर मिला हुआ है। जयंत राज जी, इनको मिला है ग्रामीण कार्य मंत्रालय यानी कि रूरल वर्क डिपार्टमेंट। फिर हैं जमां खान, इनको अल्पसंख्यक कल्याण यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मिला है। सुनील कुमार जी हैं, इनको मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन यानी कि एक्साइज एंड प्रोहिबिशन मिला हुआ है। अब हम आते हैं भाजपा, जिसमें कि 9 सदस्य हैं। सबसे पहले हैं शाहनवाज हुसैन, जिनको कि उद्योग मंत्रालय मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। फिर है नितिन नवीन जी, इनको पथ निर्माण यानी कि रोड एंड कंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। नारायण प्रसाद जी, इनको पर्यटन मिला हुआ है यानी कि टूरिज्म। सुभाष सिंह जी, इनको सहकारिता मिला हुआ है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर है ये। नीरज सिंह बबलू, ये वन एवं जलवायु हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट डिपार्टमेंट है इनका। फिर हैं प्रमोद कुमार जी, इनको मिला है गन्ना उद्योग और विधि यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्रीज। फिर हैं सम्राट चौधरी जी, इनको मिला है पंचायती राज।
फिर है आलोक रंजन झा जी, इनको कला संस्कृति यानी कि आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट। फिर है जनक राम जी, इनको मिला है खनन एवं भूतत्व, माइंस एंड जियोलॉजी। तो ये 17 सदस्य हैं जिनको कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद और उनको विभाग दिया गया है। अब रही बात कि करेंट अफेयर्स में इनका क्या रोल है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो खास करके बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग का एग्जाम हो या फिर लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम हो, करेंट अफेयर्स अपना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी, या बहुत क्वेश्चन ऐसे आ भी सकते हैं। और सिर्फ पीटी में ही नहीं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही नहीं, इनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, मेंस भी क्रिएट किया जाता है। जैसे 2018 की अगर हम बीपीएससी मेंस के क्वेश्चंस की बात करें, जिस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि क्या बिहार के राज्यपाल एकमात्र कठपुतली हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि राज्यपाल एक कठपुतली की तरह होते हैं, खास करके बिहार के संदर्भ में, इसकी विवेचना कीजिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, लोगों ने कहा कि ये राज्यपाल के मर्यादा का हनन है, ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं, और जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है आपके इलोक्वेंसी को देखने के लिए, आपके पेशेंस को देखने के लिए, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो किसी पक्ष की तरफ हैं, किस विपक्ष के तरफ हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके मेंस में और इंटरव्यू में भी। क्योंकि देखा जाता है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो रहे हैं कि नहीं, या आप किसी लीडर से या आप किसी पार्टी से बहुत ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं दे रहे हैं। और भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे चरित्रहीन तथा आपराधिक छवि वाले नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी टिकट देना कहां तक जायज़ है। आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया था जिनकी छवि बहुत ही ज़्यादा धूमिल थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि जिनकी भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनका भी चरित्रहीन और आपराधिक छवि है, उनको टिकट नहीं दें। लेकिन फिर भी टिकट दे रहे हैं और वो बहुत भारी मतों से विजयी बन रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए अपने आप को किस तरीके से स्पष्ट कीजिएगा, आपके विचार क्या हैं? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षित वोटर्स अनपढ़ नेताओं को क्यों चुन लेते हैं? अगर आप शिक्षित हैं तो फिर आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो लीडर्स हैं, वो अगर अनपढ़ हैं तो आप उन्हें क्यों वोट दे रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ राबड़ी देवी जी थी, अभी भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है तेजस्वी यादव जी के एजुकेशन को लेके। रेणु देवी जी हैं, जब कभी ये भाषण वगैरह देती हैं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। तो ऐसा क्यों है कि हम शिक्षित होने के बाद भी लोकतंत्र का जो महान पर्व है चुनाव, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सही ढंग से हम अपने पॉलिटिशियन को, अपने लीडर को, अपने प्रतिनिधित्व को नहीं दिखा पाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? फिर है कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? तो ये बोर्ड एग्जाम्स में या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, आपके इंटर के एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में आपसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूरत यहाँ पे है कि करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करें जो उनसे रिलेटेड है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नीतीश गवर्नमेंट कैबिनेट में पहले से 14 मंत्री थे, जिनका नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, और आज के डेट में 9 फरवरी 2021 को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, करीब करीब पौने 3 महीना के बाद, जिसको कि बहुत सारे लीडर्स लोग इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही साथ जो लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग अटकल लगा रहे थे कि नीतीश जी की सरकार नहीं चलेगी क्योंकि डबल इंजन का सरकार है, और बीजेपी चाहेगी कि हम ज़्यादा सीट लेकर के आए हुए हैं तो हमारे मंत्री ज़्यादा रहें। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे जदयू के 8 हैं और बीजेपी के 9 हैं। तो अभी तक टोटल 31 पर्सन्स को, 31 लोगों को मिला हुआ है मंत्री पद। बाकी जितना भी मंत्री पद बचा होता है वो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी के अंडर में रहता है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 विभागीय रखे हुए हैं। सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और वैसे विभाग जो कभी भी आवंटित किसी दूसरे को नहीं किए गए हों। तो करेंट अफेयर्स को आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। करेंट अफेयर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। आज कोई और है, कल कोई और आ जाएंगे। अगर ये इस्तीफा दे दिए, या बहुत बार ऐसा होता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, तो बहुत सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं, या जब दल बदलते हैं तो एक दल से इस्तीफा दे के दूसरे दल में चले जाते हैं। तो जहाँ पे गठबंधन की सरकार होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत खींचतान होता रहता है। तो करेंट अफेयर्स याद करने
सोचने की चीज़ नहीं है। आप लगातार एक नज़र देखते रहिए, अपने आप आपके दिमाग में रहेगा। हाँ, करेंट अफेयर्स कैसे चेंज हो रहा है, किस दिन चेंज हो रहा है, क्या कारण है, वो सब कारण को, उसके कॉज को आप जानिए, समझिए। आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और एक दूसरे के साथ क्विज की तरह आप पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों से डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर के आएंगी जो आपके एलोक्वेंसी को बेहतर करेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाएगा। इससे होगा क्या कि आपके जितने भी स्किल्स हैं, चाहे वो IQ लेवल पे स्किल्स हो या रीजनिंग स्किल्स हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा, बोलने में भी, लिखने में भी। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा करेंट अफेयर्स लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल विभू इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि स्टडी विथ विभू से है।